गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। आज यूरोप में राष्ट्रवाद का दूसरा क्लास है। कल के क्लास में हम लोग राष्ट्रवाद को समझे थे कि राष्ट्रवाद क्या है। तो कोई बतलाओ, राष्ट्रवाद के बारे में क्या समझ में आया था कल? राष्ट्रवाद का परिभाषा कल परिभाषा दिए थे। किसी को समझ में आया राष्ट्रवाद क्या है? अपने देश से प्यार के प्रति सोच की भावना। हाँ, राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ? अपने देश के प्रति सोच या लगाव की भावना। अपने देश के प्रति जो लगाव की भावना होती है उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। यह भावना भाषा के आधार पे, नस्ल के आधार पे या आवासीय आधार पे हो सकता है। धर्म के आधार पर भी लोगों में आपस में लगाव होता है, तो धर्म के आधार पे भी राष्ट्र का जन्म होता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब हम लोग समझे थे कि किसी सामूहिक पहचान के आधार पे, सामूहिक पहचान जो है उसके आधार पे अपनापन की भावना। वो सामूहिक पहचान कुछ हो सकता है, भाषा हो सकता है कि लोगों का भाषा एक हो, या फिर नस्ल हो सकता है कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का नस्ल एक हो, या आवासीय हो सकता है। आवासीय मतलब कि इस किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने आप को एक देश के रूप में देख सकते हैं। जैसे भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन फिर भी आवासीय आधार पे लोग एक देश के रूप में अपने आप को देखे थे स्वतंत्रता के पहले। तो राष्ट्रवाद की भावना पनपी थी। तो राष्ट्रवाद का एक लाइन में यदि उसको अर्थ समझना है तो उसको हम लोग समझेंगे कि अपने देश के प्रति सोच और लगाव का जन्म लेना ही राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद का कैसे कैसे विकास हुआ? रंजन कुमार का वो कैमरा ऑन है, उसे ऑफ कर लेगा। राष्ट्रवाद का सबसे पहले विश्व में कहाँ विकास हुआ? सबसे पहले यूरोप में विकास हुआ। कहाँ हुआ? फ्रांस में। हाँ, तो फ्रांस में हुआ। उसके बाद फ्रांस के बाद उसके अगल बगल कई देशों में फैला। तो सारा जो प्रक्रिया हुई सबसे पहले कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी शुरुआत फ्रांस की किस क्रांति से माना जाता है? राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस की किस क्रांति से माना जाता है? फ्रांस में क्रांति हुई थी। फ्रांस में एक क्रांति हुई थी जिसे हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। वह क्रांति कब हुई थी? फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, जिसे महान क्रांति कहा जाता है। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत सबसे पहले फ्रांस में 1789 की महान क्रांति से हुआ। उसके बाद फ्रांस से निकल करके उसके अगल बगल जर्मनी, इटली, पोलैंड, हंगरी, यूनान इत्यादि देशों में भी यह विचारधारा फैली और राष्ट्रवाद दूसरे देशों में भी गई। यह हवा बही, तो फ्रांस से जो हवा निकली राष्ट्रवाद की, वह दूसरे देशों में भी गई और दूसरे देश में भी राष्ट्रवाद की भावना आई और वो भी सब एकीकृत हो गए। एकीकृत का मतलब हो गया कि पहले छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे। बहुत छोटा छोटा राज्य से कैसे शुरुआत हुआ, थोड़ा सा उसको स्टार्टिंग से समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग अध्ययन किए हैं, हम लोग जानते हैं कि आदमी क्या था? जंगली था। पहले आदमी जंगली था, तो फिर क्या हुआ? छोटा छोटा कबीला बना के रहने लगा। एक गांव में एक मुखिया होता था, या फिर कुछ ज़्यादा ताकतवर हुआ तो एक दो गांव मिला करके हुआ, तो कबीला होता था। तो कबीला का एक सरदार होता था, तो कबीला का सरदार ही राजा होता था। तो इस प्रकार कुछ कबीला इतना ताकतवर हो गया कि अपना क्षेत्र बढ़ा लिया, कई कबीला को अपने अंदर कर लिया। इस प्रकार एरिया बढ़ते गया।
तो इसी प्रकार है जो कि बढ़ते गया। जितना जो हम लोग देश के रूप में आज देख रहे हैं नक्शा में, वो सब पहले छोटे छोटे वहाँ कई राज्य थे। जैसे जर्मनी को देखा जाए तो जर्मनी में पहले 300 राज्य था। उतना छोटा देश जर्मनी है, मैप में दिखाई पड़ता है। और जर्मनी में कितना राज्य था? 300 राज्य था। और सब अपने आप को अलग मानता था। उसको राजा के प्रति उसका समर्पण होता था। देश की भावना नहीं थी। वह जिसका जो राज्य था उतना ही अपने आप को देश समझता था। तो 300 को 39 राज्यों में कौन बनाया था? 300 राज्य को मिला करके 39 राज्य जर्मनी में कौन बनाया था? फ्रांस की क्रांति के जो परिणाम जो हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे कि जर्मनी के 300 राज्यों को मिला करके नेपोलियन बोनापार्ट ने 39 राज्य का गठन किया था। जर्मनी के 300, सोचो उतना छोटा जर्मनी देश में 300 राज्य था, जिसको मिला करके 39 राज्य बनाया था। इस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट का भी राष्ट्रवाद के प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका है। तो उसके बारे में भी आज अध्ययन करेंगे। उसमें मुख्य रूप से 9th में जो पढ़ चुके हैं उसी पर पुनः ध्यान ले जाएंगे। तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसके लिए कुछ चित्र दिखाए थे कल। फ्रेडरिक सारियू थे, एक फ्रांस के ही कलाकार थे, चित्रकार थे फ्रेडरिक सारियू, जो 1848 में 4 चित्र बनाए थे, जिसमें एक चित्र हम दिखाए थे। पुनः आज उसको देखते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा कैसे कैसे जन्म लेती है। 1789 के महान क्रांति के साथ फ्रांस में हुआ। उसके बाद कुछ चित्रकारों का योगदान रहा, कलाकारों का योगदान रहा। एक दार्शनिक थे फ्रांस के ही, उनका नाम था अंसर्ट रेनन, जो 1882 में राष्ट्रवाद का परिभाषा दिए थे। 1882 में राष्ट्रवाद का परिभाषा दिए। और उनका जो परिभाषा था उसका जो सार है वो ये था कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है। यानी राष्ट्र एक दिन में नहीं बन जाता है। एक राष्ट्र बनने में लंबा प्रयास लगता है, लोगों को त्याग करना पड़ता है, और राष्ट्र को बनाने के प्रति लोगों को निष्ठा होती है, तब जाकर के अंत में राष्ट्र का निर्माण होता है, जिसमें शौर्य वीरता से युक्त अतीत होता है, मतलब जिसका एक इतिहास होता है जो वीरता से भरा हुआ होता है, जिसमें कई महान पुरुष होते हैं, उन महान पुरुषों का गौरव होता है, और इसका अस्तित्व जनमत संग्रह पर निर्भर करता है। जनमत संग्रह के बारे में चर्चा कल क्लास में कर दिए थे, जिसका जो अस्तित्व जो है जनमत संग्रह पर निर्भर करता है। ये परिभाषा दिए थे अंसर्ट रेनन दिए थे कब? 1882 ईस्वी में। ये फ्रांस के ही दार्शनिक थे। अंसर्ट रेनन 1882 ईस्वी में परिभाषा दिए कि राष्ट्र एक दिन में नहीं बनता है, ये लंबे प्रयासों का फल होता है, इसका एक इतिहास होता है, और यह जनमत संग्रह पर निर्भर करता है। तो ये सब जो है ना, राष्ट्रवाद की अवधारणा एक नया ही परिभाषा दिए तो लोग धीरे धीरे पनपी, नया और व्यापक परिभाषा दिए तो लोग इसके बारे में जाने, बहुत इनका चर्चित रहा। राष्ट्रवाद के बारे में जो इनका परिभाषा दिए ये बहुत चर्चित रहा। तो इस प्रकार एक कलाकार थे वहाँ फ्रांस में, उनका क्या नाम था? कलाकार का क्या नाम था जिन्होंने चित्र बनाया था? फ्रेडरिक सारियू नाम था, जो कि चित्र बनाए थे। उस चित्र को हम लोग आज फिर देखते हैं, उस चित्र में वो क्या बनाए थे।
चित्र दिखाई पड़ रहा है? यस सर। हाँ देखो, यही फ्रेडरिक सॉर्यू चित्र बनाए थे 1848 में। 1848 में चित्र बनाए थे। इसी को कल्पनादर्श कहते हैं। कल्पनादर्श के बारे में कल ही चर्चा कर चुके हैं हम, कल के क्लास में। कल्पनादर्श को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कल्पनादर्श को अंग्रेजी में क्या कहे बतलाए थे? यूटोपिया। कल्पनादर्श को कलम जो है और कागज़ लेकर बैठना है, कलम और कागज़ दोनों लेकर बैठना है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लिख लेना है। कल्पनादर्श का जन्म दिया था जो एक कल्पना मात्र होती है, जिसमें वास्तविकता में संभव नहीं है। जैसे इसको हम लोग, पेंटिंग को हम लोग देख सकते हैं। ये पेंटिंग क्या कहता है? ये पेंटिंग में देखो, जो फ्रांस के जो देवी है उसका क्या नाम था? जो हाँ, मरियान। तो मरियान जो है, देखो इसमें मरियान दिखाई पड़ रही है ना, मरियान, सफ़ेद रंग की प्रतिमा, वही मरियान है, जिसके एक हाथ में क्या है? एक हाथ में है ज्ञानोदय की मसाल, एक मसाल टाइप का है, जो एक हाथ में क्या है? ज्ञानोदय के ज्ञान की मसाल है। यानी लोगों को ज्ञान हो गया कि अब हमें निरंकुश राजाओं के अधीन नहीं रहना है। एक ज्ञान की मसाल है एक हाथ में। और दूसरा जो है, हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, फ्रांस की क्रांति में, उसमें था अधिकारों का घोषणा पत्र। फ्रांस की क्रांति में हम लोग एक पढ़े थे अधिकारों का घोषणा पत्र, ठीक है? तो वही अधिकारों का, जिसमें नागरिकों के अधिकारों का वर्णन था। तो अधिकारों का घोषणा पत्र एक हाथ में लिए हुए है मरियाना, जो मरियान है, और इसमें कई देश का झंडा दिखाई पड़ रहा है। इसमें कई एक झंडा, देखो सबका रंग अलग अलग है। ये जो झंडा जो है ना, ये कई देशों का है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। जो आगे जो झंडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, क्योंकि उसके पहले 1848 के पहले अमेरिका आज़ाद हो चुका था। उसके बाद कई देश का इसमें है, सब झंडा लिए हुए। जो फ्रांस का जो झंडा है वो जस्ट पहुंचा ही है, वो आज़ादी के जो देवी है उसके पास जस्ट फ्रांस वाला पहुंचा है। इसी प्रकार और दूसरे देशों का भी झंडा है, जो कि सब किस तरफ जा रहे हैं? आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। इस जो प्रतिमा है ना, आज़ादी की जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा को क्या कर रहा है? लोग इसकी परिक्रमा कर रहा है इस प्रतिमा का। और नीचे देखो कुछ फटा उटा लगता है कि गिरा हुआ है, अथी रद्दी टाइप का, कचरा टाइप के नीचे दिखाई पड़ता है। वो क्या है? वो है जो कि राजतंत्र है ना, वही ध्वस्त है, उसके संस्थान ध्वस्त होकर के यहाँ बिखरे पड़े हैं। इस चित्र का अर्थ समझा रहे हैं हम। ये जो बनाया था फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉर्यू, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉर्यू जो बनाया था, उसका नीचे देखो, इसमें जो है दिखाई पड़ रहा है, जो है जो कचरा टाइप का दिख रहा है, वो क्या है? निरंकुश राजतंत्र के जो संस्थान हैं, वही ध्वस्त होकर के उसके अवशेष बिखरे हुए हैं। तो इस प्रकार। और ऊपर देखो, ऊपर हम लोग देखते हैं जो ईसाई धर्म के, देखो सब लिए हुए हैं। ईसाई धर्म का जो है, वहाँ तो ईसाई धर्म मुख्य रूप से था यूरोप में। तो ईसाई धर्म के देवी देवता इस सब घटनाओं को देख रहे हैं बहुत ध्यान से, और वो आशीर्वाद मुद्रा में है, आशीर्वाद मुद्रा में दिखाया गया है, और इन घटनाओं को देख रहे थे। क्या है? इसी को कहे यूटोपिया। एक कल्पना है, कल्पनादर्श किया। कल्पनादर्श किस के लिए किया? राष्ट्रवाद के लिए। तो इस प्रकार अवधारणा लोगों को बनी, राष्ट्रवाद की अवधारणा इस प्रकार बनी, अपना देश प्रेम की भावना जगी, भाषाई आधार पे या आवासीय आधार पे।
ठीक है। ये सब हुआ। ठीक है, किसी का माइक ऑन है? किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लेंगे। ये चित्र को समझ में आ गया ना? चित्र दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। हाँ हाँ ठीक है। माइक किसी का ऑन है, आवाज़ डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये राष्ट्रवाद की अवधारणा में दो गो नाम मुख्य रूप से याद रखना है। एक नाम है अंसर्ट रेनन। अंसर्ट रेनन का भी चित्र देख लेते हैं, उनका भी नाम बहुत लिए हैं। अंसर्ट रेनन का चित्र देख लो, दिखाई पड़ रहा है? अंसर्ट रेनन का चित्र, अंसर्ट रेनन का चित्र दिख रहा है? सर यस सर। हाँ यही है जो दिखाई पड़ा ना, अंसर्ट रेनन, यही अंसर्ट रेनन। तो यही परिभाषा दिए राष्ट्रवाद का, बहुत इनका परिभाषा चर्चित रहा। ये सनबर्न विश्वविद्यालय में परिभाषा दिए थे, सोबॉर्न विश्वविद्यालय में ये परिभाषा दिए थे। कब दिए थे ये परिभाषा? कब दिए थे? 1882 ईस्वी में। इनका परिभाषा में मुख्य रूप जो बातें थी कि एक राष्ट्र जो है लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है, जिसमें शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव रहता है, जिसका अस्तित्व जनमत संग्रह पर निर्भर करता है। ये उनकी राष्ट्रवाद की परिभाषा थी, जो कि जनता में बहुत प्रचलित हुई, बहुत लोकप्रिय हुई। और इस प्रकार 1789 की क्रांति हुआ, अंसर्ट रेनन का परिभाषा हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? सौर्यू का जो चित्र हुआ, ये सब मिला करके जनता में राष्ट्रवाद की भावना भर दी, राष्ट्रवाद की अवधारणा पैदा कर दी। अब हम लोग जो 1789 में जो क्रांति हुई थी, जो 9th में पढ़े हैं, उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि 1789 क्रांति में क्या हुआ था। तो सबसे पहला जो प्रश्न है फ्रांस की क्रांति से, वो बतलाओ कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? अभी हम बतलाए हैं, थोड़ा देर पहले क्लास शुरू करने के समय हम बतलाए थे। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। उस वक्त वहाँ किस राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश। हाँ, उस वक्त बुर्बो राजवंश का शासन था। तो उस समय का जो अंतिम राजा था वो कौन था? लुई 16। हाँ, लुई 16वां था। तो उसी के विरोध में, क्योंकि वह निरंकुश था, वह जो क्या था, वो जो शासक था वह निरंकुश था, तो जिसके विरोध में जनता एक हो गई और उग्र राष्ट्रवाद वहाँ पनपा, जिसके कारण वहाँ पर के लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना हुई और राष्ट्रीय भावना जगी, जिसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। और इसने क्या किया? पूर्व वंश के राजवंश को समाप्त कर दिया, और समाप्त कर करके क्या लाया था? पुरानी संस्था जो थी स्टेटस जनरल, उसके स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन किया गया था। तो उसमें क्रांतिकारियों ने क्या किया था उस वक्त कि कई जैसे लेखक लोग राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने के लिए, क्रांतिकारी, लेखक, बुद्धिजीवी वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, जिसको मध्यम वर्ग कहते हैं, वो सारे लोगों का योगदान था। तो उसमें मुख्य रूप से क्या किया गया? पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, ताकि लोगों में सामूहिक भावना पनपे और लोगों को एक पहचान बढ़े। फिर नए संविधान में नागरिकों को समान अधिकार देने की बात की गई, और राजवंशीय उस फ्रांस की क्रांति में जो मुख्य बातें हुई, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
राजवंशीय झंडे के स्थान पर राष्ट्रध्वज का प्रयोग किया गया, जो कि नया झंडा बनाया गया। वो नया झंडा किसका रहेगा कि राजा का नहीं रहेगा। पहले क्या होता था, राजा के प्रति भक्ति को ही देशभक्ति लोग समझता था, लेकिन ये धारणा पलटी। उसके जगह पर ये धारणा जब बदल गई तो देखो, राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रध्वज का लोग प्रयोग, जिसे हम लोग देखे थे चित्र में हम लोग देखे कि कई गो राष्ट्रध्वज लिए हुए था। चित्र में हम लोग देखे थे थोड़ा देर पहले, कई देश के लोग अपना अपना राष्ट्रध्वज लिए हुए था। तो राजवंशीय झंडे के स्थान पर राष्ट्रध्वज का प्रयोग किया गया था फ्रांसीसी क्रांति में। उस वक्त सबसे पुरानी संस्था थी जो राजा को राज संचालन में सहयोग देती थी, उसका नाम था स्टेटस जनरल। ये सारी बातें जो हम बतला रहे हैं वो 9th क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। पुरानी जो संस्था थी उसका नाम था स्टेटस जनरल। उसके जगह पर नेशनल असेंबली का गठन किया गया था और उसके सदस्यों का निर्वाचन होता था सक्रिय नागरिकों द्वारा। तो सक्रिय नागरिक किसको कहते थे, हम बतलाए थे, किसी को याद है तो बतलाओ। सक्रिय नागरिक, सक्रिय नागरिक किसे कहते थे? जो कर देता था, टैक्स देता था सरकार को, यानी धनी लोग। कर कौन देगा? धनी लोग। उन लोगों को सक्रिय नागरिक कहा गया और उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। जो गरीब लोग थे उन पुरुषों को भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था और महिलाओं को भी उस वक्त वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। और क्या किया गया था? सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। अब मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की गई थी। तो मानव एवं नागरिक के अधिकार की जो घोषणा हुई थी उसमें मुख्य बात क्या था? उसमें मुख्य था जो बातें थी वह थी संप्रभुता राज्य में निहित है, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में नहीं है। और दूसरी जो मुख्य बात थी वह थी कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उन्हें समान अधिकार देना राज्य का कर्तव्य है। ये दो मुख्य बात थी। उसमें बहुत सी बातें थी लेकिन दो मुख्य बात थी जिसको मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ था? नेशनल असेंबली ने राजा के अधिकारों को सीमित कर संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की थी। फिर उसके बाद कन्वेंशन आया था। कन्वेंशन क्या किया था? राजतंत्र को समाप्त कर करके राजा को मौत की सजा दे दिया था। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। उसके बाद रानी को भी फांसी दे दी गई थी। अब क्रांति के दौरान जो प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी उसमें एक समान कानून लागू किया गया था। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया था। मैंने कई वो छोटे छोटे जो उस वक्त राज्य थे तो उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचने पर टैक्स लगता था। सब जगह नाप तौल भी अलग अलग प्रचलित था। तो उसके लिए एक नई पद्धति बनाई गई थी और एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में फ्रेंच भाषा को अपनाया गया था। यानी फ्रेंच को भाषा भी अलग अलग थी, जैसे कैसे भारत में अलग अलग भाषाएं हैं तो उसी प्रकार वहाँ भी छोटे से देशों में ही अलग अलग भाषाएं थी। तो वहाँ पर फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया था। ये संक्षेप में हुआ, इसका डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। तो इस संक्षेप में हम लोग देखें कि फ्रांस में क्या क्या घटनाएं घटी थी। उसमें मुख्य रूप से ध्यान में ही रखना है बात को कि बुर्बो राजवंश जो था उसे समाप्त कर दिया गया था। 21 जनवरी 1793 को बुर्बो राजवंश का जो अंतिम शासक था लुई 16वां, उसको गिलोटिन पर चढ़ा करके फांसी दे दी गई थी। गिलोटिन क्या था, किसी को याद है? गिलोटिन स्पेशली एक ऐसा मशीन बनाया गया था कि हाँ, जो सर को धड़ से अलग कर देता था। गिलोटिन नाम के वैज्ञानिक बनाए थे इसको ताकि
उसको महसूस होता था कि फांसी में ज़्यादा तकलीफ होती है इंसान को मरने में, इसलिए ऐसा एक गिलोटिन मशीन बनाया कि ऊपर से तेज धार वाला हथियार जो आता था ब्लेड, और वो तेज़ी से ऊपर से नीचे आता था और नीचे आदमी को सुला दिया जाता था तो उसका गर्दन कट के अलग हो जाता था, तो इसलिए उसी के नाम पर गिलोटिन पड़ गया। इस गिलोटिन का वहाँ बहुत प्रयोग हुआ था। 1789 में जो क्रांति हुई थी उसमें इस गिलोटिन पर बहुत लोगों को मारा गया था, और अंत में लुई सोलहवां को भी उसी गिलोटिन पर चढ़ा करके मौत की सज़ा दी गई थी। तो इस प्रकार फ्रांस में राष्ट्रवाद सबसे पहले आया 1789 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांस ये अपने तक सीमित नहीं रखा। फ्रांस जब राष्ट्रवाद आ गया, वहाँ राजतंत्र समाप्त हो गया, तो फ्रांस इसको क्या किया, अपने तक इसको सीमित नहीं रखा। अब उसका कहना था कि मेरा यह जवाबदेही है कि हम यूरोप के दूसरे जो देश हैं वहाँ भी निरंकुश शासकों को समाप्त कर दें। ये फ्रांस तो सबसे पहले तो अपने देश के राजा को समाप्त कर दिया, वहाँ के निरंकुश जो राजा था उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद फ्रांस यहीं तक नहीं रहा, अब वो अपने आप को समझने लगा कि हमको यह भाग्य है, मेरा यह भाग्य है कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। तो क्या किया, तो फ्रांसीसी क्रांति जो था वह यूरोप में निरंकुशतावाद को जन्म दे दिया। फ्रांसीसी क्रांति से यूरोप में निरंकुशवाद फैला, और फ्रांस के देखा देखी अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी छात्र और जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे वो सब निरंकुशवाद के विरुद्ध में संगठित होने लगे। और फ्रांस में जो राजा की हत्या हो गई, इसको देख करके यूरोप के दूसरे देशों में जो राजा थे वो भी भयभीत हो गए, और फ्रांस में पुनः राजशाही स्थापित हो इसके लिए ऑस्ट्रिया और प्रसा ने क्या किया, युद्ध आरंभ कर दिया था। तो इस युद्ध को फ्रांसीसी सैनिक यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग बताया। इसे बताया कि यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग है, और एक गीत गाते हुए इस युद्ध में भाग लिए थे। उस गीत का नाम क्या है, मार्सिले। तो फ्रांस का जो राष्ट्रगान है वो क्या है, हाँ फ्रांस का। ये सब 9th में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम लोग संक्षेप में चल रहे हैं। जो जिसको 9th में जानकारी होगी उसको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जिसको 9th का ज्ञान नहीं होगा उसको थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि अभी तक हम जो कुछ बताए हैं वो सारी बातें 9th में हम पढ़ा चुके हैं, वही बात रिपीट कर रहे हैं। तो वहाँ पर राष्ट्रगान बना मार्सिले, और इस युद्ध में शामिल हुआ था। फिर उसके बाद नेपोलियन जो आया था फ्रांस में, तो वह कई क्षेत्रों को विजित कर लिया था, जीत लिया था, और जहाँ जहाँ गया सब जगह वह राष्ट्रवाद और क्रांति की भावना पहुँचाया। जैसे हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इटली हो गया, तो कई क्षेत्रों को पर विजय प्राप्त कर लिया था नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट के सहयोग से राष्ट्रवाद कहाँ फैला, दूसरे देशों में फैला। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं, फ्रांस क्रांति के द्वारा यूरोप में क्या हुआ, राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। स्क्रीन पर कौन सा फोटो है? क्या चीज? ये कौन सी देवी के फोटो है जो स्क्रीन पे दिखा रहा? कौन पूछ रहे हैं? क्या नाम है? सतप्रकाश। सतप्रकाश। इसमें लिखा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है? नीचे में देखो, नीचे में देखो, मारियाना है। इसको मारियान भी कहते हैं। उच्चारण में थोड़ा सा नाम में रहता है, हिंदी और इंग्लिश में और फ्रेंच में कई तरह का उच्चारण होता है।
उच्चारण भिन्नता रहती है। इसको हम लोग मारियान भी कह सकते हैं। ये फ्रांस की जो देवी थी, जो कि जिसको यूटोपिया और कल्पनादर्श के बारे में तो पहले ही हम बता चुके हैं। जिस इसको बारे में बताया ना कि एक हाथ में क्या लिए हुए है। इसके एक हाथ में है अधिकारों का घोषणा पत्र, जो दिख नहीं रहा है, उस साइड में हो गया है, अधिकारों का घोषणा पत्र है। और दूसरे हाथ में क्या है, क्या है बतलाओ? दूसरे हाथ में क्या है? ज्ञानोदय की मसाल है। दूसरा हाथ में ज्ञानोदय की मसाल है। इसके बारे में चर्चा तो हम स्टार्ट में किए हैं क्लास शुरू होने के समय ही। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का भी बहुत योगदान रहा, क्योंकि कई क्षेत्रों को यह जीत लिया। और फ्रांस इसको अपना जेवा, किसी का माइक ऑन है वो ऑफ कर लेगा। और फ्रांस अपने आप को ये उत्तरदायित्व समझा कि हमें यूरोप के दूसरे राष्ट्रों में भी निरंकुश शासकों को समाप्त करके वहाँ पर राष्ट्रवाद फैलाना चाहिए। तो ये काम किया, जहाँ जहाँ जीता, कई क्षेत्रों को जीता, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली इत्यादि कई क्षेत्रों को जीता। और वहाँ पर क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना को पहुँचाया, वहाँ निरंकुश शासकों को समाप्त किया। और इसका प्रारंभ में इसका बहुत स्वागत भी हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का जहाँ जहाँ गया, इसको लोग मुक्तिदाता के रूप में देखा कि निरंकुश शासकों से ये हमें मुक्त कर देगा। लेकिन बाद में फिर वहाँ राष्ट्रवाद की भावना पनपी, तो उन लोग को लगने लगा कि नहीं, फ्रांस भी तो आखिर दूसरा देश है, तो क्यों ना हमारे जैसे जर्मन है, तो उसको लगा कि क्यों नहीं, हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, तो उसे क्या लगा, क्यों नहीं हमारे ही देश के कोई सरकार बनाए, दूसरे के अधीन में हम क्यों रहें। तो इस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना पनपी, जिसमें बाद में लोग नेपोलियन बोनापार्ट के भी अगेंस्ट हुए। तो अब हम लोग विचार करेंगे कि राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था। राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे। सर क्या लेसन पढ़ा रहे हैं? लेसन 1 है, पहला ही लेसन शुरू ही हुआ है। आज पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अब। तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया था कि 1799 में फ्रांस में पहले डायरेक्टरी का शासन था। डायरेक्टरी का शासन था, तो डायरेक्टरी को समाप्त कर देता है। नेपोलियन बोनापार्ट को हम लोग यही समझना है कि 1799 में डायरेक्टरी का शासन था फ्रांस में, उसको समाप्त करके प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस पर अधिकार किया था। फ्रांस के सत्ता पर अधिकार कर लिया था। प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस के सत्ता पर अधिकार कर लिया था। और उसके बाद वहाँ सम्राट भी बना बाद में। सम्राट कब बना था? 1804 में। हाँ, 1804 में वहाँ का सम्राट बन गया था। और प्रथम कौंसल बनने के पूर्व ही, चूँकि वह सेनापति था, तो उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करके इटली के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। वह सम्राट जब बना, तो सम्राट बनने के बाद ब्रिटेन को छोड़ करके यूरोप के बड़े भाग पर अपना अधिकार कर लिया। और उसके बाद जहाँ जहाँ ये अधिकार किया, तो ऐसा ही संस्था स्थापित करना चाहा जैसी संस्था फ्रांस में थी। जो फ्रांस में संस्था प्रचलित थी, वैसा ही संस्था को यह जहाँ जहाँ जीता, जिन जिन क्षेत्रों को जीता, वहाँ भी स्थापित किया। और एक संहिता ही लाया था नेपोलियन एक संहिता लाया था, जिसको नेपोलियन कोड कहते हैं। ये कब लागू किया था? कब लागू किया था? 1804 ईस्वी में। 1804 में ही वह नेपोलियन कोड लागू किया था।
तो नेपोलियन कोड के चलते इसको बहुत स्वागत किया गया। नेपोलियन कोड में क्या किया, रूढ़िवादी तत्वों को समाप्त करके नए नए उसमें जो विचार जो थे ना उसको उसमें डाला। तो उसमें मुख्य रूप से क्या क्या किया, नेपोलियन कोड में क्या था उसको समझते हैं। तो पहले से जो जन्मजात विशेषाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। यानी सभी पहले था समाज क्या था फ्रांस में, 3 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन वर्ग था? फ्रांस का जो समाज था वो कितने वर्गों में विभाजित था? किसी को ध्यान में है? 3 वर्गों में था। जो सबसे ऊपर था वो पादरी वर्ग था। पादरी का मतलब पुजारी वर्ग। फिर उसका दूसरा जो वर्ग था वह था कुलीन वर्ग, और तीसरा जो वर्ग था वह सर्वसाधारण वर्ग था। तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का वहाँ बहुत सा अधिकार मिला हुआ था। तो नेपोलियन क्या किया, कानून बना करके समानता का सिद्धांत लागू कर दिया कि सभी लोग क्या रहेंगे, समान रहेंगे। संपत्ति का अधिकार दिया गया। ये हम चर्चा कर रहे हैं नेपोलियन संहिता के बारे में। नेपोलियन संहिता में क्या क्या लाया नेपोलियन, सभी को समान करना। इस तरह की बातें विश्व में नहीं थी कि सब लोग समान होंगे, चाहे राजा का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, कानून की नज़र में सभी लोग समान रहेंगे। जो इस तरह की जो विचार था किसी देश के लिए नई बातें थी, जिसके कारण नेपोलियन बोनापार्ट की बहुत लोकप्रियता हुई। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा किया गया। पहले संपत्ति के अधिकार का सुरक्षा नहीं था, राजा का होता था, लेकिन इसमें संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा किया गया। नेपोलियन कोड में सामंती व्यवस्था समाप्त किया गया था। सामंती व्यवस्था के बारे में हम चर्चा किए हैं कल के क्लास में, इसलिए हम मुख्य बातों पर कल के क्लास में चर्चा किए थे, क्योंकि पढ़ाने के दौरान उन बातों पर चर्चा करने में थोड़ा सा परेशानी होगी, इसलिए जो मुख्य बातें थी उसको हम चर्चा किए थे। सामंती व्यवस्था में क्या था? सामंती व्यवस्था में क्या था, किसी को याद है? नो सर। जमीन का मालिक एक इंसान को बना दिया जाता था जो कर वसूल करता था। हाँ, जो जमीन का मालिक कौन होता था, जोतने कोड़ने वाला नहीं होता था। जैसे भारत में जमींदारी प्रथा थी ना, उसी को तो सामंती व्यवस्था कहते हैं। तो सामंती व्यवस्था में क्या होता, जो जमीन जोतता था उसका मालिक नहीं होता था। मालिक कौन होता था? जो जमीन नहीं जोतता था। तो एक व्यक्ति के अधीन जमीनें दी जाती थी, उसके बाद वो व्यक्ति जमीनों को किसानों में बांट देता था। तो यही सामंती व्यवस्था थी, जिसमें किसानों को बहुत शोषण होता था। तो सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो इससे क्या हुआ, किसानों को जो भू दासत्व से था उससे मुक्ति मिल गई, यानी उसको शोषण से मुक्ति मिल गई। वहाँ के कारीगरों के लिए भी एक श्रेणी था फ्रांस में। जो कारीगर थे उसके लिए एक संस्था थी, संघ था एक, उसका नाम था गिल्ड था। तो वो बनाया गया था कारीगरों के यानी लेबर के मदद करने के लिए, लेकिन वो भी शोषण करने लगी थी। तो उसका नियंत्रण को भी समाप्त कर दिया कारीगरों पर से। जो श्रेणी संघ था जिसको गिल्ड कहते थे, तो उसका नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। और प्रशासनिक नियुक्तियों में योग्यता को आधार बनाया गया। ये सब नेपोलियन कोड में था। जो बातें हैं वही हम चर्चा कर रहे हैं। प्रशासनिक नियुक्ति में क्या किया गया, योग्यता को आधार बनाया गया था। और जो पूरा फ्रांस में नहीं, दूसरा जो क्षेत्र में जो विजय प्राप्त किया, तो वहाँ भी तो नेपोलियन कोड लागू किया। तो उसमें भी समान शुल्क, समान माप तोल की प्रणाली और एक मुद्रा के प्रचलन, ये सब काम किया। नेपोलियन अलग अलग मुद्राएं भी प्रचलित थी। तो इस प्रकार नेपोलियन संहिता के कारण और सुधारात्मक उपाय के कारण दूसरे फ्रांस के अलावा जो दूसरे देश थे वहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना पनपी। नेपोलियन के सुधार अभियान के कारण राष्ट्रवाद की भावना दूसरे क्षेत्रों में भी पनपी। आज के क्लास के लिए इतना।